बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से इंटरनेट को बंद करने की इत्तलात सामने आ रही हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इंटरनेट हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान में चंद दिन पहले कुछ ऐसे कवानीन लाए जा रहे थे जिनके बाद पूरे मुल्क में इंटरनेट की रसाई महदूद हो जाएगी। सोशल मीडिया के ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स को ताला लग सकता है और आज़ादी इजहार के नाम पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ मुमकिन है? क्या दूसरे ममालिक में भी ऐसा होता है? मशरिक़ वस्ता, चाइना, किसी भी मुल्क के बारे में हम ये सुनते आए हैं कि वहाँ पे सोशल एप्लीकेशंस की रसाई तो महदूद है। जैसे आप यूएई में व्हाट्सएप नहीं यूज कर सकते, तो क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है? ये सोच हुकूमत को आई क्यों, और इस पर तफसील से जुड़े में बात होगी। लेकिन इसके साथ ही कल एक और खबर आई कि जब मुल्क के दो बड़े बैरून मुल्क दौरे पे गए थे तो इक़्तिदार के ऐवानों में एक अहम पेशरफ्त हुई। उस वक्त चहमगोइयां शुरू हो गईं कि शायद शहबाज शरीफ के पर कटने वाले हैं। तो इस खबर पे भी तफसील से बात करूंगा, लेकिन आगे चलने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद करने की खबरें पिछले 2-3 साल से देखने को मिल रही हैं। खासतौर पर जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उसके बाद कोविड और इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद तो इस तूफान में मजीद इजाफा हुआ। जिसका जो दिल करता है घर से बैठकर किसी भी शख्स को गाली दे देता है। इमरान खान के कीबोर्ड वॉरियर्स किसी भी सहाफी, सियासतदान या डिग्नेटरी के खिलाफ महाज खोल देते हैं। कुछ दिन तो इनके खिलाफ ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, खवातीन के लिए नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मर्दों की पकड़ियां उछाली जाती हैं, जजेस के खिलाफ ट्रेंड्स चलते हैं, बल्कि अब तो इदारों के खिलाफ भी सरेआम प्रोपेगेंडा जारी है। तो हमारे शुहदा की तौहीन की जाती है। उसके बाद से पाकिस्तान में साइबर लॉज बनाने की एक बड़ी अब जरूरत है। माजी में भी इस पर बहस होती रही, निगरान हुकूमत ने इस पे काम किया, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। इलेक्शंस हुए, नई हुकूमत आई, तो उसके बाद से पाकिस्तान में ट्विटर की रसाई तब से तो बंद है। बाकी सोशल मीडिया साइट्स मामूल के मुताबिक चल रही हैं और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ गुज़िश्ता दिनों लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में थे और वहां पे उन्होंने खिताब किया। उस खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत सोशल मीडिया से मुतल्लिक कानून साजी पे काम कर रही है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के रवैये पर मज़ीद पॉलिसी गाइडलाइंस मुतारिफ कराई जाएंगी। सोशल मीडिया बंदिश का मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी सोशल मीडिया के मसाइल मौजूद हैं। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम इस सारे मामले पर मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ भी बात कर रहे हैं और उन्हें काफी हद तक हमने कन्विंस भी कर लिया। अब इत्तलात ये भी है कि जल्दी पाकिस्तान में भी मशरिक़ वस्ता के ममालिक की तरह सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नेशनल फायरवॉल एक मुतारिफ कराई जाएगी। फायरवॉल्स बुनियादी तौर पर इंटरनेट पर मवाद को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाई जाती हैं और वो एक पाबंदी आप कह लें जो चाइना समेत मुख्तलिफ ममालिक में लगाई गई है। तो अब अगर चाइना की बात करें तो वहां के लोग गूगल और यूट्यूब पर बहुत कम तादाद में इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्टिंगली, वो चाइना जिसने पूरी दुनिया के लोगों को टिकटॉक पे लगा दिया, वहां टिकटॉक नहीं चल सकता, उसकी रसाई नहीं है, बल्कि वहां पर उससे एक मिलता जुलता ऐप है जो टिकटॉक से मुख्तलिफ है और इसमें सिर्फ वही चीजें दिखाई जाती हैं जिनका चाइनीज अवाम को फायदा होता है। तो यानी यहाँ पर ज्यादातर हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस से मुतल्लिक मवाद दिखाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह मशरिक़ वस्ता में भी हर चीज की रसाई तो नामुमकिन है। बहुत कम ही इंटरनेट पर मौजूद चीजें हैं जिन तक लोग रसाई कर सकते हैं। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इस फायरवॉल को तोड़ा जा सकता है? तो इसका सादा जवाब है कि जी बिल्कुल। वीपीएन जो है उनकी मदद से किसी भी ब्लॉक टैब को आप यूज कर सकते हैं और हर गुजरते दिन के साथ वीपीएन जो हैं उनकी तादाद और क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो रही है। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में ट्विटर पर गैर एलानिया पाबंदी तो है, लेकिन वीपीएन की मदद से तकरीबन सब लोग जो ट्विटर रेगुलर इस्तेमाल करते थे वो अब भी कर रहे हैं। तो चाइना की भी अगर बात करें तो चाइना में भी फायरवॉल बाईपास हो जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल चाइना में मुकीम पाकिस्तानी तलबा हैं, वो वीपीएन की मदद से पाकिस्तानी मवाद यानी इंग्लिश समेत वो उस तक रसाई भी कर लेते हैं और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की खबरों से आगाह रहते हैं। तो अगर हमने वाकई पाकिस्तान में इन साइबर बुलीज को नथ डालनी है तो सोशल मीडिया बंद करने या फिर इसकी रसाई महदूद करने की बजाय लोगों के खिलाफ ट्रेंड्स चलाने वालों को बेनकाब करना होगा। ना सिर्फ बेनकाब करना होगा बल्कि FIA समेत तमाम इदारों को मिल बैठ कर हिकमत अमली मुरत्तब करनी पड़ेगी, कैसे हम इन लोगों को कानून की गिरफ्त में ला सकते हैं। दूसरा, हमारे कानून बनाने वालों को हर सूरत कुछ कवानीन बनाने होंगे जिनके जरिए उन्हें न सिर्फ कटहरे में लाया जाए बल्कि उन्हें सजा भी दी जाए। और यह कानून पूरी दुनिया में बनाए गए हैं। पूरी दुनिया में लोगों को गलत और झूठी खबरें फैलाने वालों को सजाएं होती हैं। ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि कई ऐसी मिसालें हैं जहाँ पे सहाफियों को भी गलत खबर फैलाने पे सजाएं हुई हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक शख्स घर बैठकर कुछ भी उसके दिल में आता है वो उसको लिख दे और कानून हरकत में ना आए।
تو دوسری اہم بات جو ہے وہ شہباز شریف کے حوالے سے ہے، کیونکہ شہباز شریف کے حوالے سے چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ شہباز شریف کے پر کٹنے والے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر مقرر کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ اسحاق ڈار کے اختیارات کیا ہوں گے، یا پھر اس بات کی ضرورت کیا پڑی کہ اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ کے ساتھ ہی ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ تو اختیارات کی اگر بات کریں تو ڈپٹی پرائم منسٹر آئین پاکستان میں تو کوئی بھی اختیارات ان کے واضح نہیں ہیں، اور یہ عہدہ نیا بھی نہیں۔ اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے کاف لیگ کو حکومت میں شامل کرتے ہوئے پیپلز پارٹی نے چودھری پرویز الہی کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ دیا تھا، ساتھ ہی وعدہ کیا تھا کہ یہ عہدہ بھی علامتی ہے کیونکہ اس وقت ان کے اختیارات بھی نہیں تھے۔ تو متحدہ پاکستان کے وقت ذوالفقار علی بھٹو بھی وزیر اعظم نور الامین کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر بنے تھے۔ تو اب شہباز شریف جو بھی اختیارات بہتر سمجھیں گے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کو دے دیں گے، اور آئندہ 2 روز میں اس کا نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے ان کو یہ بھی اختیار دیا جائے کہ وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر اعظم کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے کابینہ کی سربراہی سمیت دیگر امور بھی نمٹائیں۔ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ یہ محض لالی پاپ ہے، کیونکہ ان کو چیئرمین سینٹ کا لارا لگایا گیا تھا، وہ نہیں ہوا، وہ وزیر خزانہ بھی نہیں بنائے گئے۔ تو جو بڑی اور اہم پوزیشن ہے، اس لیے اب انہیں خوش کرنے کے لیے ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ دیا گیا۔ اطلاع تو یہ بھی ہے کہ اس پہ مریم نواز شریف آن بورڈ ہیں، ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کیونکہ نواز گروپ پہلے قانون سازی اور حکومتی معاملات سے باہر ہے۔ تو جاوید لطیف ہو، سعد رفیق ہو، رانا ثناء اللہ سب حکومت سے باہر ہیں۔ اسے نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا گیا، اور یہ تجربہ کرنے سے شہباز شریف کا قد چھوٹا تصور ہوگا، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اصل وزیر اعظم کون ہوگا؟ کیا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو رپورٹ کریں گے یا شہباز شریف کو؟ کیا محسن نقوی اسحاق ڈار کو رپورٹ کریں گے یا شہباز شریف کو؟ یا پھر یہ دونوں ڈار اور شہباز میں سے کسی کو رپورٹ نہیں کریں گے؟ تو اس طرح کے کاموں کی وجہ سے حکومت خود ایک دوسرے کو کنفیوز کر رہی ہے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ طاقت کا اصل مرکز کون ہے۔ ایک طرف محسن نقوی آتے ہیں اور پنجاب سے اپنا آئی جی اسلام آباد لاتے ہیں، اب وہ پنجاب سے مزید بھی لوگ وفاق لانے کا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر شہباز شریف کے بارے میں ان کی اپنی پارٹی کے جاوید لطیف کہتے ہیں کہ شہباز شریف اپنی مرضی سے ایک ٹرانسفر پوسٹنگ بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کا سٹنٹ بھی میری سمجھ سے تو بالا تر ہے، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب شہباز شریف اور اسحاق ڈار دونوں ہی سعودی عربیہ کے اہم دورے پہ ہیں، جہاں سرمایہ کاری سمیت مختلف چیزوں پر بات ہونی ہے۔ خیر یہ ساری صورتحال ہے اگلے چند دنوں میں واضح ہو جائے گی کہ اسحاق ڈار صاحب کو کیا کیا اختیارات ملنے ہیں۔ میں جیسی کوئی اطلاعات آتی ہے میں آپ تک لے کے آؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ 3 اہم چیزیں ہیں جس پر آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ پاکستان اور پاکستانی عوام کے ہیرو سمجھے جانے والے بابر اعظم، جو پاکستانی ٹیم کے کپتان بھی ہیں، ان دنوں ایک نئی کنٹروورسی میں پھنس چکے ہیں، خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ بابر اعظم ہی نہیں بلکہ ان کے کچھ مداح بھی خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ کیوں اس معاملے کو الجھایا جا رہا ہے؟ اس پہ آج اس کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایران کے صدر نے پاکستان میں ایک اہم وقت پر اہم دورہ کیا، تو امریکہ کی طرف سے اس کا رد عمل بھی آیا۔ اس دورے میں $10 ارب تک تجارت بڑھانے کی باتیں ہوئی ہیں، کچھ نئے MOUs پہ بھی دستخط ہوئے ہیں۔